Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम, क्या था वो? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। ठीक है, यही हमने बात की थी। चलिए बात कर लेते हैं। ये सुनो, ये बंद कर दो। ठीक है, तो क्लास जब हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, ठीक है, तो पहले सवाल आता है कि ये अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस जो टर्म था, ये जो नाम था मियोसिस, वो किसने दिया था, है ना? तो ये जो टर्म है मियोसिस, इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम है फॉर्मर, फॉर्मर व मुरे। ठीक है, तो फॉर्मर व मुरे ने ये टर्म दिया था, दैट इज द मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये होता किसमें है? तो ये आपकी जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके थे कि जनन कोशिकाओं में मतलब अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, मादाओं की, ठीक है, तो उसमें किसका निर्माण होता था आपका? एक ओवा मतलब एक अंड और 3 पोलर बॉडीज बनते थे, है ना? और वहीं जब हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता था। यही होता था ना एक पेरेंट सेल से। तो चलिए वही चीज अब उसके आगे बात कर लेते हैं। तो जब क्लास हम लोग बात करें आपके अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन, चलिए समसूत्री पे बात करते हैं हम। समसूत्री विभाजन जो होता था वो पूरी एक साइकिल में कंप्लीट हो जाता था, हो जाता था। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें आपके अर्धसूत्री विभाजन की, तो इसके कितने चरणों में कंप्लीट होता है? टोटल 2 चरणों में ये पूरी होती है। ठीक है, मियोसिस जो है, अर्धसूत्री विभाजन जो है, वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है, जिसमें से फर्स्ट जो होता है दैट इज अ हेट्रोटाइपिक स्टेज या डिवीजन। ठीक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बताया जाएगा। एंड सेकंड इज होम्योटाइपिक स्टेज। ठीक है, अब हेट्रोटाइपिक स्टेज को हिंदी में कहते हैं विषमांगी विभाजन। विषमांग विभाजन। ठीक है, वहीं ये आपका होम्योटाइपिक जो होता है उसे हम बोलते हैं समांगी विभाजन। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि ये जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वो समसूत्री की तरह है। पहली बात तो बहुत इजी नहीं होता है, थोड़ा सा जटिल प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो जटिल प्रकार के चक्र में सब इसी 2 पार्टों में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है विषमांग विभाजन और दूसरा होता है समांगी विभाजन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है विषमांग विभाजन क्या होता है? तो जब हम लोग क्लास बात करें विषमांग विभाजन के बारे में, तो इसमें आपकी एक पैतृक कोशिका से किसका निर्माण होता है? आपका 2 उत्तरी कोशिकाओं का।
लिख लो पहले, समझ तो बाद में लेंगे हम। लिख लो तसल्ली से। लिख लिया? अब सुन ले जरा। चलो, तो जब हम लोग बात करते हैं क्लास पैतृक कोशिका के बारे में, ठीक है, तो ये पैतृक कोशिका जो होती है ये होती है आपकी डिप्लॉइड। कैसी होती है? डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित होती है। तो जब हम बात करें आपकी पैतृक कोशिका से बनने वाली पुत्री कोशिकाओं के बारे में, तो इसमें ये जो आपकी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं ये बनती हैं आपकी हैप्लॉइड प्रकार की, बिल्कुल, मतलब आपकी अगुणित, ठीक है, ठीक। इसको एक बात और समझिएगा, द्विगुणित कोशिका को हम किस वे में लिखते हैं? 2n, ठीक है। तो यहाँ पर पैतृक कोशिका, ठीक है, 2n से निर्माण किसका हो रहा है? आपका n अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा क्लास, जब हम लोग बात करते हैं विषमांग कहा जाए या फिर हेट्रो कहा जाए, ठीक है, विषमांग या हेट्रो मतलब तो एक ही है ना, सिर्फ रूपांतर कर दी गई हिंदी और इंग्लिश में। इनका मतलब क्या होता है? तो जब हम बात करें इनके मतलब के बारे में, हेट्रो मतलब होता है जब दो चीजों का क्या होता हो? सम्मिश्रण होता हो, कॉम्प्लेक्स बनता हो, है ना। दो अलग अलग चीजें जब मिलती हैं उसको हम टर्म क्या देते हैं आपका? हेट्रो या फिर विषमांग, यही बोलते हैं ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये टर्म यूज क्यों किया? क्वेश्चन ये आता है। तो इसको यूज करने का तरीका सिर्फ एक ही था। एक्चुअली जो पैतृक कोशिका थी वो आपकी द्विगुणित थी, है ना। तो द्विगुणित कोशिका से जो निर्माण हुई थी पुत्री कोशिका, वो आपकी हैप्लॉइड प्रकार की थी, अगुणित कोशिका थी, है ना। तो आप अपने इस साइकिल में देख सकते हैं कि दोनों प्रकार की कोशिकाएं मौजूद हैं, आपकी द्विगुणित भी है और अगुणित भी है ना। तो दोनों प्रकार की कोशिकाएं जब आपकी इस चक्र में मौजूद हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोटाइपिक या विषमांग विभाजन। समझ में आया? आगे चले फिर। जब हम लोग बात करें आपके होम्योटाइपिक स्टेज मतलब समांगी विभाजन के बारे में, ठीक है, तो समांगी विभाजन मतलब इसमें जो आपकी पैतृक कोशिकाएं, ठीक है, ये आपकी सेकंड साइकिल है, दूसरा चरण है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपकी पैतृक कोशिका, समझिएगा अब इसको, ये पैतृक कोशिका कौन सी है? जो वहां पर पुत्री कोशिका थी, ठीक है। अब वो पुत्री कोशिका में जब विभाजन होगा, ठीक है, तो वो अब किस में आ गई है? पैतृक कोशिका बन चुकी है अब, ठीक है ना। तो अब आपकी जो पैतृक कोशिका है ये कैसी है? आपकी अगुणित है, हैप्लॉइड प्रकार की है। समझ में आया? हैप्लॉइड कैसे हो गई है पैतृक कोशिका? ठीक, पैतृक कोशिका हैप्लॉइड ऐसे हो गई कि वहां पर पुत्री कोशिका अब आपकी दूसरी साइकिल में, दूसरे चरण में अब पैतृक कोशिका के नाम से जानी जा रही है। समझ में आया होगा, होप सो, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें आपके समांगी विभाजन के बारे में, तो उसमें पैतृक कोशिका, अगुणित पैतृक कोशिका से बनने वाली जो पुत्री कोशिका है, ठीक है, वो भी कैसी होगी? अगुणित होगी। भाई वो डिप्लॉइड तो नहीं हो सकती। डिप्लॉइड कब होगी? जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? निषेचन, ठीक है ना। तो निषेचन के दौरान तभी तो भाई वहां पर डिप्लॉइड हो जाती है वो कोशिका, ये तो आप जानते ही हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हैप्लॉइड क्यों होती है? हैप्लॉइड क्यों हो गई भाई? उसमें तो नहीं हुई थी माइटोसिस में। हैप्लॉइड होने का रीजन, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। प्रकृति ने कुछ चीज बनाया है, कुछ ना कुछ कारण से बनाया हुआ है, अकारण कुछ भी नहीं है। तो हुआ क्यों? अगुणित क्यों हो गई? बताइए भाई। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ ऐसे क्यों रह गए? आधे ही क्यों रह गए भाई? गुणसूत्र संख्या आधी क्यों रह गई? एनीवन बताइए। नहीं पता? वेरी नाइस क्लास। मैं अभी चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये पुत्री कोशिका जो हैप्लॉइड है, अगुणित है, ये द्विगुणित कब होगी? निषेचन के टाइम पर। यही बताया था। देखिए इसका छोटा सा वो देख लेते हैं हम। अभी मैंने लास्ट टर्म पर जो बताया था, क्या बताया था आप लोगों को कि जो मियोसिस होता है उसमें फीमेल्स में क्या बनती है? ओवम, ठीक है। ओवम मतलब अंड कोशिका,
अंड कोशिका मतलब आपकी एन होगी, ठीक है ना, अगुणित प्रकार की होगी ना, लास्ट में बनेगा तो फिर, और 3 पोलर बॉडीज है उसको तो हटा ही दो, क्योंकि इन तीनों में अगर हम बात करें ओवम के, चलो मादाओं के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मादा के उसमें क्या रहती है, जो 4 कोशिकाएं बनती है ना अर्धसूत्री विभाजन के बाद, उन चारों में एक असमानता रहती है, जबकि नर में बनने वाले शुक्राणुओं में कोई भी असमानता नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन मादाओं में अगर हम बात करें तो इसमें असमानता देखी गई है, चारों कोशिकाएं जो बन रही है ना, उन सब में थोड़ी 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 क्या रहती है, उसमें अंतर रहता है। एक बड़ा अंतर तो यही हो गया कि इसमें एक ओवम बनता है, 3 पोलर बॉडीज बनती है ना। एक तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि काम का तो सिर्फ ओवम होता है, अंड कोशिका होती है ना। तो अंड कोशिका एन है, निषेचन में हमेशा ओवम और स्पर्म दोनों का क्या होता है, संलयन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। स्पर्म भी आपकी मियोसिस के द्वारा ही बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही तो बनते हैं स्पर्म्स, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो यहाँ पर कैसी हो जाती है, ये आपकी हैप्लॉइड से मतलब अगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका फिर से बन गई, ठीक है। अगर सोचो क्लास, अगर ऐसा नहीं हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, सभी कोशिकाओं में आपका समसूत्री विभाजन देखने को मिले, तो सोच सकते हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तब से अब तक कितने बढ़ चुके होते, कोई नहीं सोच सकता था। देखिए अगर हम बात करें वैसे ही 2n कर देते हैं, हम समसूत्री विभाजन मान के चल रहे हैं, समसूत्री विभाजन में 2n होती है ना, ठीक है ना आपकी। तो जब हम बात करें डिप्लॉयड है, यहाँ पर द्विगुणित कोशिकाएं है, दोनों में संलयन होगा फर्टिलाइजेशन निषेचन के दौरान, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 4, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डबल हो गए, तो तीसरी पीढ़ी में तो 4 से 16, तो कितने बढ़ते चले जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सब बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन करने का जो एक कारण है प्रकृति का, वो यही है कि इससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्रों की संख्या जो है वो नियत बनी रहे, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कैसी रहे, नियत बनी रहे, इसलिए वो क्या कर देती है, अर्धसूत्री में आपके गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर दिया जाता है, ठीक है, जबकि समसूत्री में ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझ में आया होगा होप सो कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछिए, वरना फिर हम लोग अपने टॉपिक पर फिर से चलते हैं। समझ में आया सबसे पीछे, गुड। तो चलिए जब हम लोग क्लास बात करें एक बार फिर देख लेते हैं, तो आपका जो अर्धसूत्री विभाजन है उसे हमें कितने चरणों में कंप्लीट करना है, 2 चरणों में। पहला होता है विषमांग विभाजन, दूसरा होता है समांग विभाजन। विषमांग विभाजन और समांग विभाजन में क्या अंतर है, विषमांग में द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, और जबकि आपका उसमें समांगी विभाजन में अगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका का ही निर्माण होता है। समझ में आया। एक खास बात और समझिएगा, जब हम बात करें आपके अर्धसूत्री विभाजन, पहली बात क्लास आपके क्वेश्चन पेपर में कभी कभी बहुत आ जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर बताइए, ठीक है, ये अंतर बहुत आता है, और नहीं भी आए तो पता होना चाहिए। आप लोग जानते हैं समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती थी, 2 बनती थी, और अर्धसूत्री में कितनी बनेंगी, 4, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 4 कैसे बनेंगी, 2 इसमें बन जाएंगी, उन दोनों में विभाजन होगा, 2 इसमें बन जाएंगे, टोटल कितनी हो गई, 4, ठीक है ना। तो 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है आपकी अर्धसूत्री विभाजन में। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इसमें एक खास बात और, हम लोग समसूत्री की जब बात करते हैं क्लास, ठीक है, तो समसूत्री विभाजन को स्टार्ट करने से पहले हमने उसमें इंटरफेस पढ़ा था इंटरफेस, क्या पढ़ा था उसमें, क्या पढ़ा था एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो इंटरफेस में क्या होता था, उसको फिर हमने 3 चरणों में डिवाइड किया था, है ना, G1, S फेज और G2 फेज, ठीक है। तो 3 प्रावस्था उसमें हमने पढ़ी थी इंटरफेस में। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन में, उसमें कभी भी G2 फेज नहीं होती, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन जो स्टार्ट हो जाएगी आपके S फेज मतलब S प्रावस्था के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। लिखना चाहते हैं लिखिए।
हाँ, नोट डाउन कर लिया सभी ने? यहाँ रह गए बच्चे बेचारे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम। हाँ, तो जो पहला हमें पढ़ना है आपका कौन सा है? विषमांग विभाजन। ठीक है, तो जो विषमांग विभाजन होता है क्लास, ठीक है, तो विषमांग विभाजन को हम कुछ चरणों में पढ़ते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका प्रोफेज। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है, वही प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्यों भाई हमने यहाँ फर्स्ट क्यों लगाया? क्योंकि जो प्रोफेज सेकंड आएगा वो हम हमारा समांगी विभाजन में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट और सेकंड दो हो जाते हैं प्रोफेज, इसीलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक खास बात और बताना मैं यहाँ रह गया था कि जो आपका विषमांग विभाजन था वो यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो समांग विभाजन होता है वो पूरा समसूत्री विभाजन के तरीके से होता है। ठीक है, तो उसको दोबारा रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर कौन सा बताया जाएगा? विषमांग विभाजन। ठीक है, क्योंकि बाकी जो दूसरा वाला है वो तो आपको बता ही दिया है पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड, हाँ भाई कौन कौन से होते हैं? पीमेट होते हैं। तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, और लास्ट में इंटरकाइनेसिस आ जाता है। ठीक है, इंटरकाइनेसिस मतलब होता है उनका विभाजन। ठीक है ना, इंटरकाइनेसिस में मतलब क्या हो जाएगा? उसका लास्ट में विभाजन, जो हम लोग जनरली किसमें पढ़ते थे? साइटोकाइनेसिस पढ़ते थे, है ना, जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता था, इसमें इंटरकाइनेसिस हो जाएगा। इंटरकाइनेसिस मतलब दो कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब समझिएगा क्लास, जब हम लोग बात करें तो ये तो आप लोग वैसे भी जानते हैं। ठीक है, जब हम बात करें आपके प्रोफेज फर्स्ट की, तो यहाँ पर जितना आसान हमें लग रहा है अर्धसूत्री विभाजन, उतना आसान नहीं होता। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है, थोड़ा जटिल प्रकार का विभाजन है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करें प्रोफेज फर्स्ट की, तो प्रोफेज फर्स्ट जो हमने अपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था वैसा इसमें नहीं होता। थोड़ा सा ये प्रोफेज जो है थोड़ा जटिल प्रकार का आपका विभाजन है। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों प्रोफेज फर्स्ट इसको हमने जटिल प्रकार का चक्र क्यों बताया है? क्यों बताई गई है इसमें प्रावस्था जो है आपकी प्रोफेज प्रावस्था थोड़ी जटिल प्रकार की? रीजन है एक्चुअली प्रोफेज फर्स्ट को हम फिर से डिवाइड करते हैं कुछ प्रावस्थाओं में। ठीक है, कौन से होते हैं आपका? LZPDD। ठीक है, याद जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था पीमेट, याद करने में आसान, सिमिलरली आपको ये भी याद करना पड़ेगा LZPDD, या फिर इसको आप लिख सकते हैं LZPD2। ठीक है, सिर्फ आपके लर्न करने के लिए ट्रिक बताई गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कैसे भाई? तो देखिएगा, ये तो आप लोग तक जानते होंगे, 12th में पढ़ा दिया जाता है ना, कौन कौन सी होती है प्रावस्थाएं? आवाज नहीं आई? सामने आपके सामने है भाई, एल से एग्जैक्टली लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, नेक्स्ट
पैकिटीन। नेक्स्ट, देखो यहाँ पर अब दो फंसती है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम पता नहीं है, दो आती हैं, एक तो डिप्लोटीन आती है और डाइकाइनेसिस आती है। अब कौन सी पहले आती है पता ही नहीं है, पहले डिप्लोटीन आएगी, बता दिया जाएगा क्यों। रुकिए जरा, आगे डिप्लोटीन, उसके बाद डाइकाइनेसिस। ठीक है, आप समझना इन दोनों में अंतर आप किस तरीके से कर सकती हैं। डाइकाइनेसिस मतलब डिवीजन हो जाएगा इसमें अब लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन जनरली हमने आपको सिर्फ याद करने के लिए बताया है, ऐसा डिवीजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, डिवीजन नहीं होगा भाई, मेटाफेज तो अभी करना है हमें। ठीक है, तो डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया गया है। काइनेसिस जो है सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है ना, तो डाइकाइनेसिस वाली प्रावस्था है वो सबसे लास्ट में है। ठीक, लिख लीजिए। LZPDD याद रखेंगे, आप सब चीज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, वरना आप ऊपर नीचे करके आएंगे वहां पर। हो गया, आप हिंदी में लिख लीजिए, दोनों में लिखना अनिवार्य थोड़ी है। हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिए, जल्दी हो जाएगा, बस याद ही तो करना है आपको। वहाँ तो आप ऐसे भी उसमें लिख कर आएंगे हिंदी में, है ना, हिंदी में लिखो अपना। मैं तो सिर्फ लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए। हाँ भाई, अब सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहली प्रावस्था, दैट इज अ लैक्टोटीन। ठीक है,
नीचे का दिख नहीं रहा ना अभी, तो ठीक है, इसको आप चाहे तो रहने दीजिएगा, ये दोबारा ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें दिखा नहीं दे रहा। हाँ भाई, नीचे वाला डायग्राम छोड़ दीजिएगा, उसको दोबारा ड्रॉ करना है, ठीक है, वरना फिर दोबारा टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। हाँ जी, हिंदी में, हाँ तो बता दूंगी मैं।
हो गया? हो गया? देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम, ठीक है? तो देखिए क्लास, जब हम लोग बात करते हैं आपके फर्स्ट स्टेज के, बाद में बना लीजिएगा, टाइम दे दिया जाएगा, पहले समझ लो। जब हम लोग बात करें आपकी फर्स्ट स्टेज के बारे में, दैट इज अ लेप्टोटीन, ठीक है? तो लेप्टोटीन अवस्था जो होती है, इसमें आपके गुणसूत्र हमेशा धागे नुमा संरचना में मौजूद होते हैं। आप लोग जानते हैं प्रोफेज अवस्था में भी हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था समसूत्री में, कि उसमें थोड़ा सा क्या होने लगता है, कंडेंसेशन होने लगता है ना, कंडेंस्ड हो जाती है फॉर्म। तो यहाँ पर आपके क्रोमोसोम जो गुणसूत्र थे वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े धागे नुमा संरचना में मौजूद होते हैं, और ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, काइनेटोफोर। काइनेटोफोर कहें चाहे आप सेंट्रीसोम कहें, ठीक है ना, उससे क्या रहते हैं, हमेशा ये जुड़े हुए रहेंगे। इन्हें हम लोग बोलते हैं समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है? समजात गुणसूत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम इक्वल होते हैं, ये कैसे रहते हैं, एकदम समान होते हैं अपनी आकृति और उसमें, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आपके समजात गुणसूत्र, ठीक है? इसमें आपका क्या रहता है, ये जो धागे नुमा संरचना है, समझिएगा, पूरी सेल थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है? उसमें यहाँ पर ये जो धागे नुमा संरचना में मौजूद होते हैं, उसमें आपको दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो या तो आपके धागे नुमा संरचना जो है वो एक तरफ इस तरह से जमा रहती है, पूरे केंद्रक में ना होते हुए एक तरफ जमा रहेगी, ठीक है? जिसे हम लोग यहाँ पर ये बनती है, जो गुहा बनती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर कैविटी। क्या बोलते हैं इसे हम, न्यूक्लियर कैविटी। न्यूक्लियर कैविटी को हिंदी में बोला जाता है केंद्रकीय गुहा, ठीक है? तो केंद्रकीय गुहा का निर्माण होता है एक तो, या फिर दूसरा अगर हम अवस्था की बात करें तो उसमें क्या होगा, ये जो धागेनुमा संरचना है, ठीक है, वो पूरे उसमें फैली तो रहेगी समान उसमें, लेकिन फिर भी उसमें क्या रहता है, जो धागेनुमा संरचना जो रहती है वो हमेशा केंद्रक झिल्ली की तरफ ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना? जो केंद्रक झिल्ली जो होती है उसकी तरफ ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन आपके पास दोनों अवस्था हो सकती है, चाहे तो न्यूक्लियर कैविटी दिखे या फिर नहीं भी दिख सकती, दोनों प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी हमें उसमें। समझ में आया? कहने की बात यह है कि लेप्टोटीन अवस्था में आपका जो सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर का केंद्रक अपने आयतन में थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसमें उपस्थित समजात गुणसूत्र वो कैसे लंबे धागे नुमा संरचना में मौजूद रहते हैं। अब समझ में आया? ठीक है। अब लेप्टोटीन अवस्था के बाद जो अवस्था आती है दैट इज अ जायगोटीन अवस्था, ठीक है। जायगोटीन अवस्था में क्या होता है, ये जो धागेनुमा संरचना में मौजूद थे आपके गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, ठीक है, ये अब अपने में क्या बनाएंगे, पेयरिंग बनाएंगे, जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। समजात गुणसूत्र क्या बनाएंगे, अब जोड़ा बनाएंगे, और ये जोड़ा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये आ जाता है आप लोगों के में, सिनेप्सिस क्या होती है, ठीक है। या फिर आ जाता है सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है, तो पता होना चाहिए जायगोटीन अवस्था में बनती है आपकी, ठीक है। सिनेप्सिस अवस्था किसमें बनेगी, जायगोटीन अवस्था में। दूसरी खास बात, सिनेप्सिस क्या होता है, जोड़ी का बनना, ठीक है, इसमें पेयरिंग होती है, ठीक है। समजात गुणसूत्रों के बीच में क्या होने लगेगी, पेयरिंग होने लगेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है, पेयरिंग क्यों होती है, पेयरिंग होनी थी तो यही हो जाती लेप्टोटीन में, जायगोटीन का काहे को इंतजार कर रहे थे भाई। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, एक्चुअली मन में बनते हैं ये क्वेश्चन, आपको इसमें तो आएगा नहीं, एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। कुछ साइंटिस्ट जो है वो तो ये बोल रहे हैं कि पता नहीं है किसकी वजह से होती है, पेयरिंग हो जाती है इसकी वजह से, तो कोई खास वो नहीं मिला है आंसर। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि समजात गुणसूत्रों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल लगने लगता है,
ठीक है। और ये आकर्षण बल जो है उसे हम बोलते हैं पेयरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? पेयरिंग फोर्स। ठीक है ना, फोर्स माने बल। तो पेयर बनाने के लिए जिस फोर्स की, जिस बल की जरूरत होती है उसे हम पेयरिंग फोर्स बोलते हैं, मतलब युग्मित बल। ठीक है, युग्मित बल इन पर काम करता है और क्या बना देता है? सिनेप्सिस बना देगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? समजात गुणसूत्र अपने जोड़े बनाएगा। पहली बात, अभी ये जाइगोटीन अवस्था कंप्लीट नहीं हुई है क्लास, तो पहले तो आप लोग जरा रिविजन कीजिए प्लीज।